नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 139वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 19वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारत की स्वतंत्रता और उसके विभाजन के बारे में। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये मेरा प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिए। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत की स्वतंत्रता और उसके विभाजन के बारे में। तो कुल मिलाकर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1945 से लेकर के भारत के स्वतंत्रता तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, उसको इस लेक्चर में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान को इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से ठीक प्रकार से समझेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे एक टाइमलाइन आ गई है। इसी टाइमलाइन के माध्यम से हम इस सारे विषय को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन के चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि जिस विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को विश्व युद्ध में विजय दिलाई है उसकी ही सरकार ब्रिटेन में दोबारा रिपीट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिव पार्टी के भारत विरोधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की चुनाव में हार हुई और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली अब जुलाई 1945 से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनकर के आ गए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की भारत में पहली कार्रवाई हम ये मानते हैं कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने चुनावों की घोषणा करवाई। तो दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 के बीच भारत में चुनाव हुए और ये चुनाव कब से हुए थे? पिछले चुनाव तो 1937 में हुआ था। तो 1937 से लेकर 1945 तक भारत में कोई चुनाव नहीं आयोजित किया गया। तो क्लीमेंट एटली की सरकार ने यह पक्का किया कि सबसे पहला काम हमको यह करना है कि भारत में चुनावों की घोषणा करानी है। तो भारत में आम चुनाव हुए। तो केंद्रीय विधान परिषद के लिए कुल सीटें थी 102 और इन 102 सीटों में से 59 सीटों पर कांग्रेस ने और 30 पर मुस्लिम लीग ने कब्जा कर लिया। अब यहां पर आप समझिए कि 1937 के प्रांतीय चुनाव को अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग की कोई हैसियत उन चुनाव में नहीं थी। यहां तक कि पंजाब में भी उसका सफाया हो गया था और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तो मुस्लिम लीग की कोई हवा नहीं थी पूरे देश में 1937 के चुनाव में। लेकिन उसी मुस्लिम लीग की स्थिति कितनी बदली कि 1945 के चुनाव में जो केंद्रीय विधान परिषद में 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, वो सारी मुस्लिम लीग जीत गई। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रांतीय चुनाव में पहले हम मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। तो बंगाल, सिंध और पंजाब में उसने आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया मुस्लिम लीग ने। बंगाल में तो 93% वोट मुस्लिम लीग लेकर के चली गई। पंजाब में उसने चमत्कार कर दिया। और यह सब कैसे हुआ? तो 1945 के चुनाव के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा कि असल में यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, बल्कि यह जिहाद किया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी जाकर के स्वराज के लिए, अच्छे काम के लिए, बेहतर सरकार चलाने के लिए आदि आदि के नामों पर वोट मांग रही थी। दूसरे ओर मुस्लिम लीग जिन्ना केवल कुरान पर, अल्लाह पर, अलग पाकिस्तान पर, और जिन्ना का नारा होता था बेलगाम हिंदू राज या पाकिस्तान। तो बेलगाम हिंदू राज चाहिए तुम्हें या पाकिस्तान चाहिए, तो मुसलमान नारा लगाते थे कि पाकिस्तान। तो खाओ कुरान की कसम,
खाओ अल्लाह की कसम कि इस पाकिस्तान का निर्माण हमको करना है। और इसने एकदम से बाजी पलट दी। 1945 के चुनाव में भरपूर वोट मुसलमानों का मुस्लिम लीग को मिला। पंजाब में, बंगाल में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, दांतों तले उंगली दबा लिए कि अरे ये क्या हो गया। 1937 के चुनाव में जिस मुस्लिम लीग की कोई पूछ नहीं थी, उस मुस्लिम लीग ने बंगाल में, पंजाब में और जहां जहां पूरे देश में मुसलमान थे, उन सब सीटों पर मुस्लिम लीग आश्चर्यजनक वोट लेकर के आई। और वो इसलिए आई कि पूरा का पूरा चुनाव केवल एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा था, और वो मुद्दा था बेलगाम हिंदू राज या पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर वोट मांगे गए, और इसका भरपूर जो है लाभ मुस्लिम लीग को मिला। ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कुल 102 सीटों में से 59 सीटों पर कांग्रेस और 30 पर मुस्लिम लीग का कब्जा हो गया। तो प्रांतीय चुनाव में बंगाल को छोड़ दे, सिंध को छोड़ दे, पंजाब को छोड़ दे, ये तीनों मुस्लिम बहुल सीटें, तो इनको छोड़ दे तो लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुत मत मिला। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन इन चुनावों में बहुत बेहतर रहा। तो इन चुनावों में तो का रिजल्ट आ गया, कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ करके आई, मुस्लिम लीग को अप्रत्याशित सफलता मिली, और इस अप्रत्याशित सफलता को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के जनमत संग्रह के रूप में सबको प्रस्तुत किया कि देख लो भाई, आप लोग कह रहे हो कि नहीं ये मुस्लिम लीग की मांग है पाकिस्तान की, मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है, तो देख लो मुसलमानों ने हमको कितना समर्थन दिया। हमने थोड़े कहा था कि हम रोड बनवा देंगे अच्छा, हमने थोड़े कहा था कि घर घर पानी पहुंचा देंगे अच्छा, हमने थोड़ो कहा था कि आपको स्वराज दिला देंगे, हमने ये थोड़े कहा था कि आपको स्वतंत्रता मिलेगी, हमने तो कुछ नहीं कहा था। हमने तो केवल और केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, और वो पाकिस्तान है। और जब पाकिस्तान के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और हमको जो है मुस्लिम मेजॉरिटी मिली है, तो इसका मतलब है कि ये तो जनमत संग्रह है। और ये इसीलिए यहीं से 1945 से ही जिन्ना की जो आवाज थी उसमें भारीपन आ गया। अब सब लोग जिन्ना की बात को गंभीरता से सुनने लगे, और सबको खतरा लगने लगा कि अच्छा पाकिस्तान बन ही जाएगा। इससे पहले तक जिन्ना की बात इतनी गंभीर नहीं थी। तो आप समझ लें कि जो पाकिस्तान का जनमत संग्रह था वो 1945 का चुनाव था, और इस 1945 के चुनाव में स्पष्ट रूप से मुसलमानों ने यह कह दिया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। भले ही वो ना गए, भले ही वो कहे कि हमारे फोरफादर्स ने यह डिसाइड किया कि हम भारत में रहें, लेकिन जब जनमत संग्रह हो रहा था, एक प्रकार से पाकिस्तान बनाने के लिए वोट मांगे जा रहे थे, तब सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। और इसी के बाद जो है जिन्ना की बहुत ताकत आ गई। तो वो कहते हैं ना कि मैंने अपने टाइपराइटर की मदद से पाकिस्तान बनवा लिया। नहीं बनवा पाए आप। पाकिस्तान तो बना उन करोड़ों मुसलमानों की इच्छा से, जिसको के पीछे आप खड़े थे, जिसका नारा आप बुलंद कर रहे थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा गया और पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम लीग को वोट मिला। यूनियनिस्ट पार्टी का सफाया हो गया। पंजाब में बहुत मजबूत पार्टी थी। ठीक है, तो अब ये दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 में भारत में चुनाव हुए। अब इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं रिन रिवोल्ट हुआ भारत में, रॉयल नेवी का रिवोल्ट हुआ भारत में, शाही नौसेना विद्रोह हुआ तो 18 फरवरी को हुआ, और 19 फरवरी को जो है कैबिनेट मिशन प्लान भारत जाएगा इसकी घोषणा की गई, और 24 मार्च को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, और भारत के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करना कैबिनेट मिशन ने प्रारंभ कर दिया। तो अब हम कैबिनेट मिशन को ठीक प्रकार से समझेंगे। आइए, ठीक है, तो यहां लिखा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नवगठित ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई, और यह 3 सदस्यीय था मिशन। तो इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आप कहेंगे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और इसके 2 सदस्य और थे। तो एक तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स,
इन सबको आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और नौसेना प्रमुख थे एबी अलेक्जेंडर। तो इन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया और कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को जो है दिल्ली में पहुंचा। तो 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा या दिल्ली पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था भारत में? तो कैबिनेट मिशन को 2 विषय तय करने थे। क्या तय करना था? तो भारत के लिए 2 विषय तय करना था। पहला, शांतिपूर्ण तरीके से भारत को किस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत को कैसे सत्ता हस्तांतरित की जाए। तो अब मतलब अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि अब हमें भारत छोड़ना है। उसके बहुत सारे कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान इसीलिए आया था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत को कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो, एक। और दूसरा, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का निर्माण किस प्रकार से हो। तो कैबिनेट मिशन को भारत में 2 विषय तय करने थे। एक तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, और दूसरा कि संविधान सभा और अंतरिम सरकार का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान तो आ गया 2 विषय को लेकर के। अब इसमें जो है कांग्रेस क्या चाहती थी। कैबिनेट मिशन ने विभिन्न दलों से बात किया, लेकिन विभिन्न दलों का मतलब उस समय मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग था। तो कांग्रेस कैबिनेट मिशन से क्या मांग रही थी उसको समझ लीजिए। तो कांग्रेस ने मांग किया कि एक अविभाजित भारत हमको चाहिए। क्या चाहिए? एक अविभाजित भारत चाहिए, एक अखंड भारत चाहिए। तो हमें विभाजित भारत नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कैबिनेट मिशन को यह बता दिया कि भारत को बांटने वाला कोई प्लान अगर आप लेकर के आएंगे तो हम उसको अपनी रजामंदी नहीं देंगे। ठीक है, और क्या कहा? तो यह कहा कि केंद्र में बहुत मजबूत सरकार होनी चाहिए और राज्यों को कम शक्तियां मिलनी चाहिए। क्या कहा कांग्रेस ने? कि केंद्र बहुत मजबूत हमें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट हुआ था कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा, चूंकि भारत में इतनी विविधता है, इतनी क्षेत्रीय विविधता है, भाषाई विविधता है और बहुत सारी विविधता है, तो उसको लग रहा था कि केंद्र मजबूत रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय भावनाएं बहुत बलवती हो जाएं, बहुत बलवान हो जाए और भारत टुकड़ों में टूट न जाए। इसलिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस ये चाहती थी कि केंद्र हमको बहुत मजबूत चाहिए, तो सेंटर हमको बहुत जो है पावरफुल चाहिए, स्टेट्स के पास बहुत कम शक्तियां होनी चाहिए। और यही वर्तमान संविधान जो हमारा है उसमें भी यही तो किया गया है कि भाई सेंटर बहुत मजबूत रखा गया है। इसीलिए भारत को क्लासिकल फेडरेशन नहीं माना जाता है, उसको अर्ध संघीय कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि संघ तो है लेकिन एकात्मक लक्षण इसमें बहुत हैं। तो इसीलिए तो कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, राज्यों के पास कम शक्तियां होनी चाहिए। यही बात कांग्रेस ने मांगी। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा समझ लीजिए। अब कांग्रेस ने क्या मांगा और कैबिनेट मिशन ने क्या दिया उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब मुस्लिम लीग ने क्या मांगा ये समझिए। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ब्रिटिश राज बदलकर हो जाएगा हिंदू राज। तो ब्रिटिश राज बदलकर क्या हो जाएगा? हिंदू राज। तो जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो भारत में जो राज चलेगा उसका नाम मुस्लिम लीग ने रखा हिंदू राज। तो ब्रिटिश राज बदलकर हो जाएगा हिंदू राज। तो हमको क्या चाहिए? तो हमको पृथक राष्ट्र चाहिए, यानी कि हमको जो है पाकिस्तान चाहिए। तो 7 से 9 अप्रैल 1946 के बीच दिल्ली में लीग के विधायकों का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि एक पाकिस्तान क्या होगा? तो एक प्रभुता संपन्न राज्य होगा, यानी एक सोवरेन स्टेट होगा। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का अस्तित्व किसी भी प्रकार से भारत से जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। इसके अलावा यह कहा गया कि अब उसकी जियोग्राफी क्या होगी, उसका भूगोल क्या होगा। तो उसके भूगोल को समझाते हुए इस सम्मेलन में कहा गया कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसमें बंगाल और आसाम होंगे, पाकिस्तान के भाग, और जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है उसमें पंजाब होगा, NWFB होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होगा, सिंध होगा और बलूचिस्तान होगा। तो ये उसकी जियोग्राफिकल एरिया होगी। तो ये 7 और 9 अप्रैल को
मुस्लिम लीग के विधायकों के सम्मेलन में कहा गया। 15 अप्रैल को कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक अखंड भारत की पूर्ण स्वाधीनता ही हमारी मांग है। तो कांग्रेस कह रही है कि एक अखंड भारत की पूर्ण स्वाधीनता हमारी मांग है। मुस्लिम लीग कह रहा है कि नहीं, जब ब्रिटिश राज चला जाएगा तो ये जो ब्रिटिश राज है वो बदल जाएगा हिंदू राज में, इसलिए हमको पृथक राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो अंततः मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई सहमति नहीं बनी। तो गांधी जी ने मिशन को कहा कि भैया अब आप ही बता दीजिए, तो कोई सहमति बनने वाली नहीं। अब एक पक्ष को ये अखंड भारत चाह रहा और एक पक्ष चाहता है कि हमको पृथक जो है पाकिस्तान मिले, तो सहमति नहीं बन पाएगी, तो आप ही घोषित करिए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने क्या घोषणा की उसको देखिए। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। तो इसे कैबिनेट मिशन की घोषणा कहते हैं। यह आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 16 मई की घोषणा में ये चीजें थी, तो इसको 16 मई घोषणा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये 16 मई को हुआ। क्या अब कैबिनेट मिशन ने दिया उसको देखिए। तो केंद्र में एक संघीय प्रणाली की सरकार होगी। क्या होगी? तो केंद्र में एक संघीय प्रणाली की सरकार होगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें दोनों सम्मिलित होंगी। तो पहली बात तो ये कि देसी रियासतें भी होंगी। जो फेडरेशन बनेगा उसमें प्रिंसली स्टेट, नेटिव स्टेट, जिन्हें हम राजकुमारों के राज्य कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, देसी रियासतें भी होंगी। ठीक, इसके अलावा क्या कहा गया? केंद्र में के अधीन विदेश, संचार, मुद्रा और रक्षा के मामले होंगे, शेष सभी विषय प्रांतों के अधीन होंगे। तो कांग्रेस ने क्या मांगा कैबिनेट मिशन प्लान से? कांग्रेस ने कहा हमें बहुत मजबूत सेंटर चाहिए, और कैबिनेट मिशन प्लान ने जो सेंटर दिया, जो केंद्र की स्थापना की, वो कैसा था? बहुत वीक था। कितने सब्जेक्ट थे? तो विदेश, संचार, मुद्रा और रक्षा, बस इतना ही था। और सारे विषय किसके पास थे? और सारे विषय राज्यों के पास थे। यहां तक कि अवशिष्ट शक्तियां, जैसे 3 लिस्ट है ना भारत के संविधान में, एक केंद्र की लिस्ट है, एक राज्य की लिस्ट है, एक समवर्ती सूची है। तो ये इसमें अगर हम देखें वर्तमान संविधान में, तो केंद्र के पास कितने जो है विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन उस समय कहा गया कि केंद्र के पास केवल विदेश, संचार, मुद्रा और रक्षा होगा, और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो रेसिड्यूअल पावर होती है, जो अभी वर्तमान हमारे संविधान में केंद्र के पास है, उसको कहा गया कि राज्यों को होगी। तो कांग्रेस ने एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्य मांगा कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन ने उसे एक कमजोर केंद्र और मजबूत राज्य दिया, एकदम उल्टा। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया। अब यहां से आपकी लर्निंग प्रारंभ होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान को समझ नहीं पाते हैं और यहीं आकर के अटक जाते हैं कि ये जो है 3 समूह की व्यवस्था क्या है। और प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन प्लान में ठुकरा दिया गया था। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान बन भी रहा था कैबिनेट मिशन प्लान से? अपरोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से तो ठुकरा दिया गया, लेकिन अपरोक्ष रूप से। तो ये बहुत अधिक लोगों को, बहुत अधिक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप भी इसमें फंसते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अब समझ लीजिए, पहले समूह को समझ लीजिए, फिर आते हैं। तो देखिए, कहा गया कि 3 समूह होंगे। भारत में कितने समूह होंगे? 3 समूह होंगे। समूह ए, समूह बी, समूह सी। अब इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि जो मैंने सी में लिखा है वही कहीं ए में आपको दिख जाए, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको यह दिखाना, समझना है कि 3 ग्रुप्स में भारत डिवाइड होगा। भारत कितने ग्रुप्स में डिवाइड होगा? 3 ग्रुप में डिवाइड होगा। 3 समूह बनेंगे। ठीक है, तो समूह ए, इसमें रखा गया NWFB को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, सिंध को और पंजाब को। ठीक है, तो ये पहला समूह बना। अब ये समूह तो बन गया, लेकिन आप समझिए कि इस समूह का निर्माण किस आधार पर कैबिनेट मिशन प्लान ने किया होगा। क्यों? तो हमें समझ में आता है कि स्पष्ट रूप से चाहे NWFP हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, ये सब एरिया कौन से थे? मुस्लिम बहुल। यहां इन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक रहती थी। ठीक,
दूसरा समूह बना समूह बी, इसमें बंगाल और असम को रखा गया, केवल बंगाल और असम को, और यह भी कौन सा एरिया था, मुस्लिम बाहुल्य। इसके अलावा समूह सी में से सभी मध्य व दक्षिणी प्रांत यानी NWFP, सिंध, पंजाब, बंगाल, असम को छोड़ के जितना भारत बचा शेष, वो सभी जो है समूह सी में रखे गए, जिसे हम हिंदू बाहुल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया समूहीकरण की व्यवस्था। अब इसमें जो है आप समझिए कि ये किस तरह की बात की जा रही है। तो एक तो केंद्र हो गया, ठीक है, एक केंद्र हो गया। अब जो है समूह ए हो गया, समूह बी हो गया और समूह सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी ये समूह हो गए। अब इसके नीचे जो है स्टेट्स आएंगे, इसके नीचे जैसे एक एक नाम लिख देता हूं, NWFP, ठीक है, यहां जो है बंगाल, ठीक है, और यहां शेष भारत, शेष भारत। ठीक है, तो पहले क्या होगा, तो केंद्र होगा, केंद्र के बाद क्या होंगे, तीन समूह होंगे, ए बी सी, और समूहों के नीचे प्रांत होंगे। तो समझिए केंद्र के नीचे कौन होगा, तो समूह, समूह के नीचे क्या होगा, तो प्रांत होगा। तो इस तरीके से यह व्यवस्था दी गई और स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि ये जो समूह बने हैं ये बाद में जाकर के आपस में जो है एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी 10 वर्ष बाद अगर समूह ए चाहे, समूह ए का कोई स्टेट चाहे सिंध, तो आके समूह बी में मिल जाएगा। तो इनको, इन समूहों में जो स्टेट्स थे उनको यह अधिकारिता दी गई कि वो अपनी स्थिति को 10 वर्ष के बाद चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरह से तो कहा गया कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद अगर बंगाल चाहेगा तो यह समूह ए में चल जाएगा, आसाम चाहेगा तो यह समूह ए में चला जाएगा, और जब समूह बी के राज्य समूह ए में चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान तो बन ही गया ना। समझ रहा ना कि नहीं, 10 साल के बाद ये ग्रुपिंग्स आपस में चेंज हो सकती है। तो ये ग्रुपिंग कैसे चेंज होती, भाई समूह सी का कोई हिंदू बाहुल्य एरिया तो जाकर के मुस्लिम बाहुल्य एरिया में मिलता नहीं, तो मुस्लिम बाहुल्य राज्य ही अपनी ग्रुपिंग्स चेंज करते। तो समूह ए में बंगाल भी चला जाता और आसाम भी चला जाता, और ये पूरा एक ही समूह हो जाता, समूह ए। तो समूह ए का मतलब क्या, पाकिस्तान। यही सारे क्षेत्र तो मुस्लिम लीग मांग रहे थे। तो इस तरीके से अपरोक्ष रूप से। अच्छा, संविधान के बारे में क्या कहा गया कि संविधान कैसे बनाएगा, तो कहा गया कि केंद्र का संविधान होगा, फिर समूहों का संविधान होगा, अगर प्रांत चाहे तो फिर प्रांतों का संविधान होगा। तो अभी जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें 2 चरण है शासन के। हम ये नगर पालिकाओं वाला मामला और पंचायतों वाला मामला हटा दे तो 2 चरण दिखते हैं, एक सेंटर है, दूसरा स्टेट है। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 स्टेज थे शासन के, एक केंद्र है कम शक्ति वाला, उसके बाद समूह है, समूह के नीचे प्रांत है। तो ये 3, और ये समूह की व्यवस्था क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां लिखा है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा होगा, केंद्रीय, प्रांतीय और समूह, इस हिसाब से इसका विभाजन होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम जानते हैं कि इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो यह कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचित होंगे, यानी 296, और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होकर के आएंगे। और केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। तो एक तो अंतरिम सरकार की भी बात हो गई, और केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इनकी अध्यक्षता करेंगे। तो मिशन द्वारा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को प्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया। ये मैंने लिखा है, लेकिन मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया है कि एक प्रकार से इस मांग को मान ही लिया गया था। ठीक है, तो चलिए, तो सबको आश्चर्यचकित करते हुए 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। तो सबको यह आश्चर्य हुआ कि जिस कैबिनेट मिशन योजना ने परोक्ष रूप से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, उसको मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार कर लिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा,
तो मुस्लिम लीग के अनुसार पाकिस्तान का आधार और बुनियाद इस योजना में निहित थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाकिस्तान का आधार और बुनियाद इस योजना में निहित थे, यानी कैबिनेट मिशन प्लान में, और इसके कारण अंततः पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना आगे जाकर के संभव होगी। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ, इसको समझ लीजिए कि हालांकि यह परस्पर विरोधी व्याख्याओं का विषय है कि जिस कैबिनेट मिशन योजना ने लीग की पाकिस्तान की मांग को दो टूक अस्वीकार कर दिया, उसे मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार कर लिया। तो इस पे असीम राय क्या कहते हैं, तो असीम राय के अनुसार इस प्रस्ताव की स्वीकृति ने, यानी मुस्लिम लीग ने जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति ने यह संकेत दिया कि लगभग हर व्यक्ति जिस चीज को पाकिस्तान के रूप में जानता था उससे कुछ कम कैबिनेट मिशन प्लान उससे कुछ कम था, कुछ कम को स्वीकार करने के लिए जिन्ना अभी भी तैयार बैठे थे। ठीक है, किंतु आरजे मूर की राय में स्वीकृति की शब्दावली ही संकेत देती थी कि यह सिद्धांत से समझौता किए बिना, ध्यान से समझिए, यह सिद्धांत से समझौता किए बिना योजना का प्रयोग अपने हित में करने की कोशिश थी। तो मुस्लिम लीग को भी लगा कि अपरोक्ष रूप से इतना तो मिल रहा है, तो अब आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो 6 जून को लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी स्वीकृति दे दी और बहुत बुझे हुए मन से 24 जून 1946 को कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन को अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हमने केवल संविधान सभा में भागीदारी के अलावा किसी बात पर अपनी सहमति नहीं दी है। तो हम कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुसार जो संविधान सभा बननी है उस पर ही हमने सहमति दी है। ये जो ग्रुपिंग्स वगैरह की बात है, इन सब पर हमने कोई सहमति नहीं दी है। स्पष्ट जो है 10 जुलाई को कांग्रेस के नेता नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया। 24 जून को कैबिनेट मिशन को स्वीकृति कांग्रेस द्वारा दी गई। ठीक है, तो यहां लिखा है 24 जून 1946 को कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घ अवधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु कांग्रेस के अंदर इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और 10 जुलाई 1946 को एक पत्रकार सम्मेलन में नेहरू ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान सभा में भागीदारी के अलावा किसी बात पर अपनी सहमति नहीं दी है। अब ये स्पष्ट हो गया, तो अब आइए जो है फिर से हम चार्ट पर आए। ठीक प्रकार से हमने कैबिनेट मिशन को जो है समझ लिया है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान को जब कांग्रेस ने भी स्वीकृति दे दी, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकृति दे दी, तो अब यह हुआ कि तुरंत संविधान सभा के लिए चुनाव हो। तो सबकी इच्छा थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज से संविधान सभा चुनी जाए, वयस्क मताधिकार से संविधान सभा का चुनाव हो। लेकिन यह कहा गया कि टाइम नहीं है और उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो यह कहा गया कि जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं उससे मेंबर चुन करके आएंगे। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो इस संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 296 सीटों में से 208 सीटें जीती। कांग्रेस को बम्पर सफलता मिली और लीग ने 73 सीटें जीत ली। तो कुल 78 सीटें कोटे से थी, तो लीग ने उस पर 73 सीटें जीत ली। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के चुनाव में भाग भी लिया। लेकिन फिर जो है मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई को यह स्पष्ट कर दिया कि हमने जो कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी स्वीकृति दी थी उसको हम वापस लेते हैं। अब हम कैबिनेट मिशन प्लान से सहमत नहीं है। तो सहमति भी दी, चुनाव भी लड़ा, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी सहमति वापस ले ली। अब जो है 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। तो अब मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब हमें प्रत्यक्ष कार्यवाही किए बिना, डायरेक्ट एक्शन लिए बिना हमको पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है। तो अब जो है हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाएंगे 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त 1946 भारतीय इतिहास के
सर्वाधिक काले दिनों में से सर्वाधिक शोक दिवस के रूप में हम याद करते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को यह तय किया गया कि पूरे देश में मुसलमान डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। तो सबको यह समझ में आया कि इस दिन जन आंदोलन होगा, मुसलमानों के द्वारा हड़ताल आयोजित की जाएगी, धरना प्रदर्शन होगा और पाकिस्तान का अर्थ क्या है वो लोगों को समझाया जाएगा और कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी सहमति जो दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा उसको क्यों वापस ले लिया गया यह भी मुसलमानों को समझाया जाएगा। सबने यही समझा। तो कलकत्ता में क्या हुआ? तो देखिए उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और मैंने आपको बताया कि स्पष्ट रूप से जो है प्रांतों से डायरकी हट गई थी। तो प्रांत में अब जो चीफ मिनिस्टर्स बैठ रहे थे, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उस समय, वो काफी मजबूत थे, उनके पास सारी सत्ता थी। तो बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी। तो ये सबको समझ में आया कि बंगाल में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि मुसलमान भी वहां अधिक है और दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग की वहां सरकार भी चल रही है। तो बंगाल में काफी भव्य ये कार्यक्रम होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि उस समय बंगाल का जो मुख्यमंत्री था मुस्लिम लीग का, उसका नाम था HS सुहरावर्दी। तो इस सुहरावर्दी ने उस दिन सार्वजनिक अवकाश पूरे बंगाल में घोषित कर दिया था। यहां तक कि कहते हैं कि पुलिस को भी छुट्टी दे दी गई थी और यह जो है सभा आक्टर लोनी पार्क में जो है आयोजित हुई और वहीं पर अपने भाषण में मुसलमानों को इसी सुहरावर्दी ने, जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की बंगाल की, उसने अपने भाषण में मुसलमानों को इशारा कर दिया कि मैंने पुलिस और सेना को नियंत्रित रखा है, पुलिस और सेना को नियंत्रित रखा है। लाखों की भीड़ मुसलमानों की उसको संबोधित कर रहा था सुहरावर्दी और इशारा इसने दे दिया कि सब हमारे नियंत्रण में है, हम तो चीफ मिनिस्टर हैं, सब अपने जेब में है। और इस इशारा मिलना था कि जैसे ही सभा खत्म हुई वैसे ही कलकत्ता के सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं के सर काटे जाने लगे, उनकी संपत्ति लूटी जाने लगी और पूरा हजारों हिंदुओं को जो है काट डाला गया। यह था डायरेक्ट एक्शन डे जो कलकत्ता में हुआ। बड़े पैमाने पर दंगे हुए, हजारों लोगों की गर्दनें काटी गई, हजारों औरतों की इज्जत लूटी गई, सब सामान लूट लिया गया। यह था डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। तो लीग के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने कलकत्ता में दंगा भड़का दिया और मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। इसके बाद फिर से पूर्वी बंगाल के नोआखली में 10 अक्टूबर को फिर नोआखली में भी मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। बिहार में 25 अक्टूबर को 1946 को। तो यह पूरा अब भारत में जहां जहां है मुसलमान ठीक ठाक संख्या में हैं, उन हर जगहों पर यह दंगा भड़का। और बाद में जब पाकिस्तान का निर्माण होने लगा तो पंजाब में बहुत भयंकर दंगा हुआ, बंगाल में बहुत भयंकर दंगा हुआ, ठीक है। तो गांधी जी बहुत प्रयास किए इन दंगों को रोकने के लिए और नोआखली में जाकर के गांधी जी रहे भी। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा 1 मैन बाउंड्री फोर्स, यानी माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 की सेना भी नहीं कर सकती उस काम को महात्मा जी आप अकेले कर लेते हैं, तो इसलिए आप 1 मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 1 मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा? तो माउंटबेटन ने कहा, ठीक है। तो पूरा देश दंगों से में भड़क रहा था। अब इसी बीच क्या कहा गया था कि भाई संविधान सभा भी बनेगी और अंतरिम सरकार भी बनेगी। तो संविधान सभा का तो चुनाव हो गया, तो अब अंतरिम सरकार पे बात आई। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पहले तो कांग्रेस भी अंतरिम सरकार बनाने में हिचक रही थी, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि भाई हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, ठीक है। तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, किसके नेतृत्व में? तो नेहरू जी के नेतृत्व में। और मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होंगे। क्यों होंगे? जब कैबिनेट मिशन प्लान को हमने ठुकरा दिया तो हम अंतरिम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अंतरिम सरकार में हिस्सा कांग्रेस ने नहीं लिया। तो कुल 14 मंत्री बनने थे अंतरिम सरकार में, लेकिन बने कुल 12, 2 सीटें खाली रही। तो 12 सदस्य इसमें शामिल हुए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने सरकार से बाहर रहने को चुना। तो अब यहां पर मैं आपको अपील करूंगा कि नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा,
जो पहली सरकार बनी सितंबर में, जिसमें 12 कुल मंत्री थे, तो उसके मेंबर्स कौन थे, किसके पास कौन सा विभाग था, वो हमारे पास चार्ट में नहीं है, क्योंकि जो अक्टूबर में बनी वो हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया बिना मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन अब मुस्लिम लीग को लगने लगा, आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग ने एकदम परेशान करके रखा हुआ था कांग्रेस को। तो अब अंतरिम सरकार में सितंबर में कहा कि हम नहीं शामिल होंगे, लेकिन अक्टूबर आते आते मुस्लिम लीग को यह लगा कि अरे ये तो सत्ता में हो गए, इनके पास तो ताकत हो गई, हम तो सत्ता के बाहर बैठ गए, हमने बड़ा बेवकूफी किया। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में मैंने लिखा है खतरनाक मंसूबों के साथ लीग भी सरकार में शामिल हुई। क्या खतरनाक मंसूबे थे वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले देख लीजिए। तो कुल 14 सदस्य होने थे, तो कांग्रेस से 6 हुए और मुस्लिम लीग से 5 हुए। आप समझिए, मतलब मुस्लिम लीग अगर मुसलमानों की पार्टी ही थी तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना था भारत में, 20%, और कांग्रेस का कितना बड़ा प्रतिनिधित्व था। लेकिन कांग्रेस से केवल 1 सीट कम, कांग्रेस के 6 मंत्री, मुस्लिम लीग के 5 मंत्री, ईसाई, पारसी और सिख से प्रत्येक से 1 सदस्य। ठीक है, तो आइए पहले तो इसको हम लोग देख लें, क्योंकि इससे आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहां पे आपको, हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ध्यान दीजिए, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये अंतरिम सरकार जिसको हम कह रहे हैं, वो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसी का तो विस्तारित रूप था, वही उसी को तो हम सरकार कह रहे हैं। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका नाम ही है, तो वायसराय ही हेड कर रहा है। हेड कौन है, उसका अध्यक्ष वायसराय है। उसके बाद है नेहरू जी, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जा सकता है कि अक्टूबर में बनी अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग किसके पास था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था, सरदार बलदेव के पास रक्षा, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा, जान मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति। अब यहां से आइए, अब यहां से मुस्लिम लीग का प्रारंभ हुआ। तो लिकायत अली खान थे वित्त मंत्री, ये मुस्लिम लीग के पास चला गया वित्त मंत्रालय। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे मुस्लिम लीग के कोटे से। अब्दुल रब निस्तार ये संचार मंत्री थे मुस्लिम लीग के कोटे से। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे मुस्लिम लीग के कोटे से। और एक नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल जी का, जो कि विधि मंत्री थे मुस्लिम लीग के कोटे से। तो ये कौन है, ये जोगेंद्र नाथ मंडल जो है दलित और मुस्लिम भाईचारे के बहुत बड़े पैरोकार थे, और इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग का बहुत मजबूती से समर्थन किया। तो पृथक भारत से पाकिस्तान बने, इसकी एक मजबूत वाणी थे कौन, जोगेंद्र नाथ मंडल। और जब पाकिस्तान बन गया तो जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बनाया गया, इतना बड़ा सम्मान दिया गया। और उसके बाद जैसे ही जिन्ना की मृत्यु हुई, जो सेकुलर पाकिस्तान बनाया गया था जिन्ना के द्वारा, या कहा गया था जिन्ना के द्वारा, उसकी असलियत तुरंत समझ में आ गई। और अंततः जोगेंद्र नाथ मंडल भारत लौट गए और यहीं भारत में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनके कारण लाखों की संख्या में दलित अभी पाकिस्तान में बहुत जुल्मों सितम सह करके रह रहे हैं। ये अपने तो चले आए, लेकिन उन लोगों को वहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब आइए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को देख लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ के सुनाने का तो कोई बहुत मतलब नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, वल्लभ भाई पटेल गृह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। ये कौन सा मंत्रिमंडल है, तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, और वो जो हमने अभी देखा ये अंतरिम सरकार है। ठीक है, तो अब स्पष्ट हो गया। तो अब खतरनाक मंसूबे लेकर के आई मुस्लिम लीग, तो इसका क्या मतलब है कि खतरनाक मंसूबा का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम लीग केवल सरकार में आई थी कांग्रेस को परेशान करने के लिए, और उसने वही काम करना प्रारंभ कर दिया। वित्त मंत्रालय किसके पास था, तो वित्त मंत्री लिकायत अली खान था। इसने कांग्रेसी मंत्रियों को इतना परेशान किया कि बजट ही नहीं देता था काम करने के लिए, हमेशा टांग लड़ाने का काम। जितने मुस्लिम लीग के कोटे से मंत्री बने थे, उनके विभागों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती की जाती थी। तो बहुत तरीके से
परेशान करने का काम जो हो रहा है उसमें रुकावट बनने का काम, यही सब मुस्लिम लीग का काम था। ठीक है, तो इसी बीच में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसका लीग ने बहिष्कार कर दिया। सरकार में आ गई है, संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया, कैबिनेट मिशन प्लान को ठुकरा दिया, फिर सरकार भी बना लिया। अब देखिए कैसे जो है मुस्लिम लीग का रवैया है। ठीक है, तो अब जो है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह तय कर दिया कि अब हमको भारत को आजादी दे देनी है। ठीक है, तो ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगा। क्या? ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगा। तो एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो डेडलाइन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी वो 30 जून 1948 की थी, न कि 15 अगस्त 1947 की। इस डेट को पीछे खींचा गया है और इसीलिए इसी हड़बड़ी में, इसी जल्दबाजी में किए गए विभाजन की वजह से जो है लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो पंजाब और बंगाल में दंगे हुए। ठीक है, तो मार्च 1947 में लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया कि भाई लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय होगा और यही अब तय करेगा कि किस तरीके से संवैधानिक गतिरोध को भारत में दूर करना है। तो 2 अप्रैल 1947, इसी बीच एक मजेदार घटनाक्रम हुआ। अब माउंटबेटन तो भारत आ गए हैं, माउंटबेटन सभी नेताओं से बात कर रहे हैं और एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि यह निष्कर्ष हम निकालें और किस प्रकार से जो है भारत से को हम सत्ता हस्तांतरण करें। तो इसी बीच गांधी जी से जब मिले माउंटबेटन तो गांधी जी ने कहा कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का ही सपना है तो जिन्ना बन जाए, पूरी सरकार मुस्लिम लीग के हाथ में सौंप दीजिए, ये गांधी जी ने सुझाव दिया माउंटबेटन को। लेकिन कांग्रेस ने इसका मुखर विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुखर विरोध किया कि महात्मा जी, एक तो हम लोग जितना मुस्लिम लीग के आगे झुकते जा रहे हैं उसको भारत के हिंदू देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कितनी कायरतापूर्ण कार्य किया जा रहा है और नोआखली में दंगा हो रहा है, बाबू आप जा रहे हैं, आपकी भी यही दौर था ना। इसी दौर में महात्मा गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से घटी है और महात्मा गांधी पर जो प्रश्न चिन्ह बहुत सारे लगाए जाते हैं वो इसी दौरान तो था कि मतलब आप मुसलमानों का साथ लेने के लिए किस स्तर तक चले जाएंगे। मतलब आप ये करें कि पूरी की पूरी अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग को सौंप दी जाएगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का बहुत विरोध किया, कहा कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हम नजर नहीं मिला पाएंगे भारतीयों से, हम क्या कहेंगे कि मतलब मुस्लिम लीग की ब्लैकमेलिंग से हम हर बार डर जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक विषय था, तो मैंने आपको बताया। अब आइए आगे। तो अंततः सबसे बात करने के बाद माउंटबेटन को यह स्पष्ट हो गया कि विभाजन के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो माउंटबेटन को भी क्लियर हो गया कि विभाजन ही करना होगा। तो माउंटबेटन को जब क्लियर हो गया कि विभाजन ही करना होगा तो माउंटबेटन योजना आई। इस योजना को हम एक और नाम से जानते हैं, बाल्कन प्लान। क्या है इस योजना का नाम? बाल्कन प्लान। एक और नाम है इसका मन बाटन योजना। माउंट बेटन योजना को हम क्या कहते हैं? मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान या 3 जून योजना। तो 3 जून योजना में क्या था? तो 3 जून योजना में स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान को कहा गया कि 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। स्पष्ट रूप से, अब स्पष्ट रूप से ब्रिटिश दस्तावेज, ये पहला ब्रिटिश दस्तावेज है जिसने पार्टीशन की सहमति दे दी। तो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। कहां की? पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। अगर उनमें से कोई चाहे तो प्रांत का विभाजन हो। तो भाई पंजाब में क्या है? पंजाब में मुसलमान भी हैं तो हिंदू भी हैं। बंगाल में क्या है? बंगाल में मुसलमान हैं तो हिंदू भी हैं, तो और बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में यह कहा गया कि भाई पंजाब की प्रांतीय विधान परिषद तय करे कि उसका विभाजन होना है कि नहीं होना है। तो हम जानते हैं पंजाब का भी विभाजन हुआ, सर रेडक्लिफ बनाए गए बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष। तो पंजाब का भी विभाजन हुआ जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान है, और हम जानते हैं कि बंगाल का भी विभाजन हुआ जो वर्तमान बांग्लादेश है। ठीक है,
इसके अलावा कहा गया कि NWFP और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह से निर्णय किया जाएगा। कहां कहां? NWFP और असम। NWFP के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। और खुदाई खिदमतगार के जो स्वयंसेवक थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, रेड शर्ट्स पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट्स आंदोलन भी कहा गया। और हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा गया, सीमांत गांधी भी कहा गया। तो स्पष्ट रूप से खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर इस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है तो हमें अलग पख्तूनिस्तान प्रांत दे दिया जाए, हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। तो यह हुआ कि NWFP में क्या कहा गया कि जनमत संग्रह होगा, यानी किससे पूछा जाएगा? एक तो NWFP और सिलहट में जनमत संग्रह होगा, तो किससे पूछा जाएगा? वहां की जनता से पूछा जाएगा कि भैया तुम भारत में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हो। ठीक है, तो अब इस जनमत संग्रह का में भाग नहीं लिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह के जनमत संग्रह में भाग नहीं लेंगे। अब सोच लीजिए कि इतना मजबूत होल्ड था खान अब्दुल गफ्फार खान का NWFP में, इनके भाई चीफ मिनिस्टर थे, इतना मजबूत होल्ड था NWFP में इस परिवार का। और आप समझ लीजिए कि जिन्ना, पाकिस्तान, कुरान, अल्लाह, इस नाम पर एक तरफा मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे दिया, एक तरफा। जबकि जो उनके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनकी इच्छा नहीं थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान बेड पर लेटे ही रह गए। पूरी जनता जो उनकी समर्थक थी वो जिन्ना के बात पर पाकिस्तान पर मुहर उसने लगा दिया। सिलहट में भी यही हुआ, जनमत संग्रह में सिलहट भी चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, और यह कहा गया कि सिंध अपना निर्णय स्वयं करेगा, यानी सिंध की असेंबली से बात की जाएगी, तो यह सिंध भी चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब यह योजना तो माउंटबेटन के द्वारा दे दी गई। अब इस योजना को कांग्रेस स्वीकार कर ले, मुस्लिम लीग स्वीकार कर ले, तो यह योजना आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 14 जून को कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को बहुत भारी मन से स्वीकार किया। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों भारी मन से स्वीकार किया। क्योंकि अब भारत का विभाजन हो रहा था इस योजना को स्वीकार करने से। ठीक है, तो सरदार पटेल ने क्या कहा? तो कहते हैं कि जब ये माउंटबेटन योजना आई तो कांग्रेस में सबसे पहले इसे सरदार पटेल ने ही स्वीकार कर लिया मन से, कि इन्होंने ये कहा कि ठीक है, रोज रोज के इस झंझट से, रोज रोज के इस ब्लैकमेलिंग से अच्छा यही है कि एक देश का टुकड़ा जो है पाकिस्तान के रूप में दे दिया जाए और वहां मुसलमान सुखीपूर्वक रहें, और जो बड़ा हिस्सा भारत का बचता है उस पर हम अच्छे से शासन करें। तो कहते हैं कि सरदार पटेल सबसे पहले तैयार हुए, फिर उन्होंने नेहरू जी को तैयार किया, और ये दोनों लोग अंततः महात्मा गांधी को तैयार करने के लिए गए। ठीक है, तो सरदार पटेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने यह महसूस किया अगर हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर नष्ट हो जाएगा। मेरे 1 वर्ष के अनुभव, कौन सा 1 वर्ष है? वही जो अंतरिम सरकार में 1 वर्ष का अनुभव था पटेल का। तो मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो हमें विनाश की तरफ ले जा रहा था। ऐसा करने पर एक नहीं कई पाकिस्तान होते और हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। गांधी जी ने क्या कहा? अगर कांग्रेस विभाजन मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश पर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के विभाजन पर कभी राजी नहीं होऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। इसका मैं अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन करेगी तो उसे मेरी लाश पर करना पड़ेगा, और जब तक मैं जिंदा हूं भारत का विभाजन कभी नहीं उस पर राजी होऊंगा। अब ये कौन कह रहा है? देश का सबसे प्रोमिनेंट लीडर, जिसके शब्द लाखों लोगों के लिए आज्ञा हो, जिसके शब्द ब्रह्म वाक्य हो लाखों करोड़ों लोगों के लिए, कि गांधी ने बोला तो सही बोला। तो अब क्या हुआ कि देखिए, जैसे जैसे विभाजन की बात जो है भारत में चल रही थी, वैसे वैसे ऐसे लोग
जिनको ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला जाएगा और वो हिंदू है, तो वो धीरे धीरे अब अपनी संपत्ति वगैरह को बेच करके आ रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ या भारत को आजादी मिली तो उसी के बाद से सब लोग आने लगे। नहीं, ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले से शुरू हो गई। जिसको लग रहा था कि विभाजन हो जाएगा वो सब लोग निकल रहे थे। तो हजारों लाखों लोग धीरे धीरे पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को छोड़ करके हिंदुस्तान में आ रहे थे। जैसे जो बंगाल का ढाका वगैरह वाला इलाका था, वहां से बहुत लोग कलकत्ता आए। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने यह बात कहा, लाखों लोग वहां रुक गए। कहा गांधी बाबा कह रहे हैं कि देश का बंटवारा नहीं होगा, तब किसकी हिम्मत है कि देश का बंटवारा हो जाएगा। अब इनकी बात को लाखों लोगों ने माना, और माने तो समय से पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो बाद में पाकिस्तान बना, उस क्षेत्र से निकल करके हिंदुस्तान में नहीं आए। और नहीं आए तो उसके बाद जब बाद में आए तो उतना बड़े पैमाने पर दंगा हुआ कि लाखों लोग उसमें मारे गए। और निश्चित रूप से जो है उसमें से कई परिवार अगर अभी जीवित होंगे तो पाकिस्तान में किस दुर्दशा को प्राप्त है आप लोगों से छुपा नहीं। तो मैं गांधी जी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक स्टेटमेंट से कितनी बड़ी हानि हो सकती है आप ये समझ लीजिए कि लाखों लोग जो समय से पाकिस्तान वाले हिस्से से हिंदुस्तान में आ जाते, उन सबको महात्मा गांधी के इस वाक्य ने ब्रेक लगा दिया कि महात्मा जब कह रहे हैं कि हम मरेंगे तभी विभाजन होगा, तो जब महात्मा जीवित है कैसे? ये तो नाथूराम गोडसे ने कहा कि महात्मा मरे क्यों नहीं, आप विभाजन तो हो गया। ठीक है। अच्छा, जिन्ना ने क्या कहा? मैंने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ा झूठ है। कुछ बड़े स्तर के टीचर हैं वो भी कहते हैं जिन्ना ने, इतने बड़े बड़े नेता थे, जिन्ना अकेले पाकिस्तान। अरे भाई, जिन्ना अकेले पाकिस्तान इसलिए ले गया कि जिन्ना के पीछे एक बहुत बड़ी फौज थी जो गला काटने के लिए तैयार थी लोगों का, इसलिए जिन्ना लेके चला गया। और जिन्ना बहुत जो है ज्ञानी थे, इसलिए नहीं। ठीक है। तो अब सुनिए, 14 जून को कांग्रेस महासमिति की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया। तो यह प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। किसने पेश किया? गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। आपसे पूछा जाएगा कि माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने किया? तो गोविंद बल्लभ पंत ने, और अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा गोविंद बल्लभ पंत ने? आपको थोड़ा स्थिति क्लियर होगी। कांग्रेस एकदम बुझे हुए मन से है, लेकिन फिर भी देखिए, 3 जून की योजना, यही माउंटबेटन योजना की बात कर रहे हैं। 3 जून की योजना की स्वीकृति ही देश के स्वराज और स्वाधीनता पाने का एकमात्र मार्ग है। एकमात्र मार्ग कह रहे हैं। आज हमारे पास 2 मार्ग हैं। सुनिए, मतलब 14 जून को बैठ करके कांग्रेस कार्य समिति में गोविंद बल्लभ पंत ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। वो रास्ते देखिए कौन से हैं। या तो हम माउंटबेटन योजना को स्वीकार करेंगे, पहला रास्ता, या तो हम माउंटबेटन योजना को स्वीकार करेंगे, या फिर दूसरा रास्ता क्या है? आत्महत्या करेंगे। या तो हम माउंटबेटन योजना को स्वीकार करें या फिर आत्महत्या करें, यही विकल्प हमारे पास है। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के समूहों और निर्बल केंद्र से यह योजना बहुत अच्छी है। अब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की मुस्लिम लीग की ब्लैकमेलिंग रही होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने अपने सर दर्द से बचने के लिए अपना सर कटा लिया। अपने सर दर्द से बचने के लिए हमने अपना सर कटा लिया। वो सर दर्द कैसा रहा होगा? आप सोच के देखिए कि कैसा सर दर्द रहा होगा। मतलब ऐसा सर दर्द जिसके से बचने के लिए आप किसी से कहें कि मेरी गर्दन काट दो, कैसा सर दर्द रहा होगा। इस स्तर की ब्लैकमेलिंग मुस्लिम लीग कर रही थी। इस स्तर पर परेशान करके रखा हुआ था पूरे देश को मुस्लिम लीग ने। ठीक है। आगे देखिए, तो विभाजन के मुखर विरोधी रहे अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा? कांग्रेस कार्य समिति का यह फैसला सही नहीं है कि विभाजन को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या करेगी कांग्रेस? तो अंततः जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ा कांग्रेस को। ठीक है। तो अब आइए जो है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को देख लें, उसके बाद हमारी क्लास जो है। ठीक है। तो 14 जून को बहुत भारी मन से कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया और बहुत सहर्ष
10 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब दोनों पक्षों ने योजना को स्वीकार कर लिया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में आया। तो 4 जुलाई 1947 को विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। ये सब पूछा जाता है इसलिए लिखा गया है। 4 जुलाई 1947 को विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, ये तय हुआ। पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होगा, अब हिस्सा क्षेत्र बताया जा रहा है, तो पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होगा पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, इन दोनों का बंटवारा हो गया तो ये नया शब्द आया है। पंजाब बटा तो एक पश्चिमी हो गया, बंगाल बटा तो एक पूर्वी हो गया। इसके अलावा सिंध होगा, NWFP में जनमत संग्रह हो ही गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान होगा। तो ये जियोग्राफी होगी पाकिस्तान की, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान। बाद में ये जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी जब पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा हट जाएगा। असम का सिलहट जिला पूर्वी बंगाल का हिस्सा होगा। असम का सिलहट जिला किसका हिस्सा होगा? तो पूर्वी बंगाल का हिस्सा होगा। यहां भी जनमत संग्रह में उस क्षेत्र ने मुस्लिम मतलब पाकिस्तान को वोट दिया। देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहे तो भारत के साथ जुड़े या चाहे तो पाकिस्तान से जुड़े या स्वतंत्र वो रह सकती हैं। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा लगभग 1945 से लेके 1947 यानी भारत के स्वतंत्रता तक के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।